हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्थ चैप्टर, जो कि आपका पहले से ही चल रहा है। फिफ्थ चैप्टर का एक लेक्चर मैं आपको बता चुका हूं और ये आपका सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, कार्बन वर्ण कोड। जो अपने प्रतिरोध होते हैं, जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, तो रेजिस्टेंस पे आपने देखा होगा छोटे छोटे कैप्सूल से जो लगे होते हैं सर्किट में, तो वो रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ना कलर्ड छल्ले बने होते हैं, रंगीन पट्टियां बनी होती हैं गोल गोल। तो उन कलर्ड पट्टियों का मतलब क्या होता है, इसीलिए हम उनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और हर बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, हर बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन उससे 1 नंबर का पूछा जाता है। और होता क्या है कि इसमें जैसे मान लीजिए कि ये रजिस्टर है, ठीक है ना, क्या है ये, एक रजिस्टर है और इसके ऊपर पट्टियाँ लगी होती हैं, ये कलर्ड पट्टियाँ लगी होती हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर ये कलर्ड पट्टियाँ लगी होती हैं और उन पट्टियों के कोड होते हैं और उन कोड की हेल्प से हम जो है ना इनके रेजिस्टेंस बता सकते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट मान लो आपसे कहा कि ये लाल है, ये हरी है, ये पीली है, ठीक है ना, और ये सिल्वर है, सिल्वर जैसे चांदी जैसी है या सोने जैसी है, ठीक है ना, गोल्डन है। तो इन पट्टियों को देख के हम आपसे कहेंगे कि भाई इसका रेजिस्टेंस कितनी होगी, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो इसकी रेजिस्टेंस बताने के लिए आपको कोड याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। कुछ कलर कोड हैं, वो कोड आपको याद करने होंगे, तब जाके आप इनको बता पाओगे, ठीक है ना। तो कलर कोड कैसे याद करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक लिस्ट बना के देता हूँ और उस लिस्ट की हेल्प से आप उनके कलर कोड याद कर लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ब्लैक से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ब्लैक से, ठीक है ना। सीरीज नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आपका हो जाएगा ब्लैक, BLACK, और ब्लैक को हिंदी में बोलते हैं काला। सेकंड नंबर आपका हो जाएगा ब्राउन, BROWN, ब्राउन का मतलब होता है भूरा। और थर्ड नंबर आपका हो जाएगा रेड, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रेड, और ये हो जाएगा आपका लाल। फोर्थ नंबर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर हो जाएगा आपका ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी कलर का, ठीक है ना। इस हिसाब से पूरी सी टेबल हम बना लेंगे। फिर फिफ्थ नंबर में क्या हो जाएगा आपका, फिफ्थ नंबर में हो जाएगा येलो, फिफ्थ नंबर में हो जाएगा YELLOW, ठीक है ना, इसका मतलब होता है पीला। और फिर इसके बाद आपका आ जाएगा ग्रीन। 6 नंबर में क्या आ जाएगा, ग्रीन होता है हरा। 7 नंबर में आपका आ जाएगा वॉयलेट, नहीं ब्लू आ जाएगा, BLU, ब्लू माने होता है नीला, ओके। 8 नंबर में आपका आ जाएगा वॉयलेट, ठीक है ना, बैंगनी। और 9 नंबर में आपका आ जाएगा ग्रे, ठीक है ना। ग्रे को हिंदी में स्लेटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लेटी। और फिर 10 नंबर में आ जाएगा आपका वाइट, WHITE, वाइट, वाइट मतलब सफ़ेद होता है। फिर 11 में आ जाएगा आपका गोल्डन, 11 क्या आ जाएगा, गोल्डन होता है सोने जैसा, सुनहरा बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा सिल्वर, 12 क्या आ जाएगा, सिल्वर, चांदी जैसा, ठीक है ना, कैसा, चांदी जैसा। और 13 में आ जाएगा आपका नो कलर, कोई कलर नहीं, ठीक है ना। ये अब इनके कोड कैसे याद करेंगे, तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से आपको सारे कोड याद हो जाएंगे। तो वो ट्रिक क्या है आपकी, वो ट्रिक है आपकी BB रॉय। काले से स्टार्ट करेंगे अपन, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, काले से। तो B मतलब ब्लैक, B मतलब ब्राउन, सेकंड नंबर में क्या बताया था हमने आपको, ब्राउन। R मतलब रेड, O मतलब ऑरेंज, Y मतलब येलो, ठीक है ना, BB रॉय। फिर आ जाएगा आपका ग्रेट भारत,
बीबी रॉय ग्रेट भारत, ग्रेट मतलब आपका आ जाएगा ग्रीन, ग्रेट मतलब ग्रीन, और भारत मतलब यहाँ से बी उठाएंगे तो ब्लू आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका बीबी रॉय ग्रेट भारत। फिर आ जाएगा आपका वेरी गुड वाइफ, क्या आ जाएगा, वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना। वियरिंग, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस, ठीक है ना। तो ये एक पूरी सेंटेंस है, बीबी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। जो वियरिंग है इसका कोई मीन नहीं है, बस सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए बना दिया है। तो को यहाँ से स्टार्ट करो, बी मतलब ब्लैक, और बी मतलब ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, फिर इसका आ जाए ग्रीन, ब्लू, ठीक है ना। वी मतलब वॉयलेट, जी मतलब ग्रे, डब्लू मतलब वाइट, वाइट, वाइफ, वाइफ सब कोई वाइट चाहिए होती है, पता ही है आपको, ठीक है ना। तो वाइफ मतलब वाइट होनी चाहिए, वाइफ कैसी होनी चाहिए, वाइट। काली बीवी को कौन पसंद करता है यार, है। तो डब्लू मतलब वाइफ मतलब वाइट, और गोल्डन ये हो ही गया, और सिल्वर ये हो ही गया, और नो कलर मतलब नेकलेस, एन मतलब नो कलर, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस याद रखना, ये आपको सीरीज मतलब क्रम बता देगा कि किस क्रम में कलर हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर कुछ डेटा डिजिट यूज हम करते हैं, कैसे यूज करते हैं वो समझ लो, ठीक है ना। वो समझ लो आप कैसे हम इसकी कोड बनाते हैं। तो कोड में सबसे पहले हम यूज करेंगे कुछ नंबर हैं, कोड में सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, कुछ नंबर हैं, और उन नंबर को हम अंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंक, ठीक है ना। तो ब्लैक को हमने 0 दिया, फिर इसको 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5, 6, 7, 8, 9 तक देने और इनको खाली छोड़ देना है, ठीक है ना। नहीं समझे, वाइट तक यानी सफ़ेद तक आपको नंबरिंग करनी है। फिर इसके बाद होती है आपके सेकंड नंबर में जो ऑप्शन होता है, सेकंड नंबर के ऑप्शन में आपको, सेकंड नंबर के ऑप्शन में जो डिजिट्स लिखे जाते हैं वो होते हैं गुणक, क्या होते हैं वो, गुणक, ठीक है ना। तो गुणक में क्या होता है, 10 की पावर लगाते हैं। 10 की पावर कितनी लगाओगे, जो ये अंक लिखे हैं ना वही लगाओगे। यहाँ 0 लिखा है तो 10 की पावर 0 लगा दोगे, तो 10 की पावर 0 का मतलब 1, किसी भी नंबर की पावर 0 ना उसका मीन 1 होता है। और यहाँ 1 है तो 10 की पावर 1, यहाँ 2 है तो 10 की पावर 2, यहाँ 3 है तो 10 की पावर 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे सारे डिजिट आपके यहाँ बन जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम लिखेंगे 10 की पावर -1, यहाँ लिखेंगे 10 की पावर -2, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। बाकी कुछ चीज़ें अपन ट्रिक से बता दे रहे हैं, कुछ चीज़ आपको याद रख लेनी है, ठीक है ना। फिर जो थर्ड कॉलम होता है वो होती है कैपेबिलिटी, सहता, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सहता, ये परसेंटेज पे होती है, ठीक है ना। सारे कॉलम खाली होंगे, लास्ट में जो सुनहरा है ना वो इसकी होगी ±5%, और जो चांदी जैसा है इसका होगी ±10%, और इसकी होगी ±20%, नो कलर की होगी ±20%, ठीक है ना। ये तो ये पूरी टेबल है, ध्यान से सुनना, ये आपको याद रखनी है। कलर का जो क्रम है कि कौन से क्रम में कौन सा कलर है वो कौन बताएगा, ये ट्रिक बताएगी आपको, ठीक है ना। और इनके डेटा या डिजिट्स हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहले ब्लैक को क्या दोगे, 0, ब्लैक को क्या दोगे, 0, तो 0 से 1 2 3 यहाँ वाइट तक देना है, कहाँ तक देना है, वाइट तक, ठीक है ना। और गोल्डन और सिल्वर में खाली छोड़ देना, नो कलर में भी। फिर गुणक स्टार्ट करेंगे तो ये जो डिजिट है ना इनको पावर में लगा देंगे 10 की पावर में, ठीक है ना। तो ये 10 की पावर में आ जाएगा, ओके। और कैपेबिलिटी इसकी सहायता हो जाएगी आपकी, गोल्डन कलर की होती है ±5%, सिल्वर की होती है ±10%, और नो कलर की होती है 20%। अब यहाँ देखो रेजिस्टेंस कैसे बनानी है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस बनाने का फॉर्मूला ये होता है, सबसे पहले लिखा जाएगा अंक, फिर लिखा जाएगा अंक, अंक और अंक के बीच में कोई सिंबल या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ इनटू लिखेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, गुणक, ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक है ना। और फिर यहाँ क्या लगा देंगे, ओम, और फिर यहाँ लिख देंगे सहता, क्या लिख देंगे, सहता, ये फॉर्मूला है। अब ध्यान देना, मान लो कि ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, आपसे कहा जाएगा ऐसा एक फिगर गिवन होगा एग्जाम में, ठीक है ना।
और कलर ये बता देंगे आपको कि पहली पट्टी का कलर लाल, दूसरी का हरी, पीली, सफेद, सोने जैसी, ऐसा बता देंगे। और आपसे कहेंगे इसका रेजिस्टेंस बताओ। तो सबसे पहली पट्टी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब आप लोग कहते हैं कि भाई सर इधर से नंबरिंग कर दो, तो जो सोने जैसा, चांदी जैसा, 9 कलर, इनको लास्ट में रखा करो। ओके चलो, अब सबसे पहली पट्टी लाल है, लाल पट्टी पहली है, तो पहले नंबर पे क्या लिखा जाएगा? अंक। तो लाल रंग का अंक कितना है? लाल रंग का अंक है 2, तो यहाँ लिख देंगे हम 2। दूसरी पट्टी हरी है और दूसरी में भी अंक लिखा जाएगा, दूसरे क्रम में भी क्या लिखा जाएगा? ये पहली पट्टी है, ये दूसरी पट्टी है, ये तीसरी पट्टी है और ये चौथी। ये जो कलर है ना, इस हिसाब से। तो दूसरी में क्या लिखा जाएगा? अंक। तो दूसरी में अंक, ठीक है। दूसरी क्या है? हरी, तो हरी रंग का अंक, हरे रंग का अंक कितना है? 5। तो यहाँ लिख दो 5 और बीच में कोई सिंबल नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई है, फिर गुणक है। गुणक कौन सी पट्टी का होता है? तीसरी का। तीसरी कौन सी है? पीली। पीली कहाँ पे? यहाँ। पीली पट्टी का गुणक कितना है? 10 पे घात 4। तो गुणा में लिख देंगे 10 पे घात 4। फिर क्या लगा देंगे? ओम। बताए ना, फिर क्या लगा देंगे? ओम। यानी कि इतने ओम इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और इसकी सहायता क्या हो जाएगी? लाल सोने रंग की, सोने जैसे रंग की, क्या सुनहरे की, ±5%, ±5%। 1 नंबर का बेस्ट आंसर है ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनता कैसे? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये फिगर दे देंगे, कलर दे देंगे, रेजिस्टेंस पूछेंगे, बता दी। रेजिस्टेंस तभी बता पाओगे जब आपको ये टेबल याद होगी, ठीक है ना। और क्या करेंगे? आपसे कह देंगे ये फिगर दे दिया और ये बीच वाली पट्टी का कलर गायब कर दिया, बीच वाली पट्टी का कलर गायब कर दिया और इसकी रेजिस्टेंस दे दी। अब आपको पता है कि दूसरी पट्टी का अंक लिखा जाता है, तो दूसरी पट्टी का अंक यहाँ होता है और यहाँ लिखा है 5। तो 5 किस रंग का? 5 जो है ना, किस रंग का है सिस्टम? 5 किस रंग का अंक है? हरे रंग का। तो आपसे कहेंगे इस पट्टी का रंग बताओ, तो आपको बता देना हरा होगा, ठीक है। ऐसे ही उल्टा भी पूछ सकते हैं, इससे जस्ट उल्टा। उल्टा कैसे? ये आर की वैल्यू दे देंगे, तो आपसे कहेंगे कि कलर बताओ क्रम से। क्रम से क्या बताओ? कलर बताओ। तो आपको लाल, हरा, पीला जो भी है वो आपको बता देना है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बन जाता है। और यूपी बोर्ड में 2020-21 के एग्जाम में ये शायद हटा दिया था टॉपिक, और आगे तो होगा ही होगा। कोरोना के चक्कर में कुछ सिलेबस कम हुआ था, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए आप इसको पढ़ लें, आगे काम देगा। नीट में भी पूछ लिया जाता, पिछले साल पूछ लिया था यही सिंपल सा, ऐसे दे दिए थे कलर और उसमें रेजिस्टेंस पूछ लिया था। ओके, तो आई थिंक इसमें जो भी अच्छा लगे तो उसको नोट करो जल्दी से। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है? तो चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, ठीक है ना। अनुगमन वेग, अपवाह वेग और गतिशीलता। अनुगमन वेग और अपवाह वेग एक ही चीज़ है, इसको हम अपवाहन वेग भी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, क्या होती है ये? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीन क्या होता है समझो। जैसे कोई भी रूम है, उसका कोई ना कोई टेम्परेचर होता है। जनरली अपन केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई भी कंडक्टर वायर है, सिल्वर का, एल्युमिनियम का, सिल्वर, एल्युमिनियम और कॉपर वगैरह का, कोई भी आयरन वगैरह का कोई भी वायर है, तो उसको ऐसे आप रख दो, टेबल पर रख दो, छोटा सा वायर काट के रख दो। तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे? हाँ, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। क्या करंट आएगा? करंट नहीं आएगा। वही वायर को अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस दे दें, क्या दे दें? पोटेंशियल डिफरेंस दे दें दोनों पॉइंट्स पे, तो उसमें करंट आएगा। क्योंकि जैसे ही उसमें पोटेंशियल डेवलप होगा, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक परफेक्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक परफेक्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और उस सिचुएशन में जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको अपवहन वेग या अपवाह वेग बोलते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट फिलहाल जैसे ना इलेक्ट्रॉन ऐसा रैंडमली मोशन कर रहे हैं, टेढ़े मेढ़े, कहीं भी, कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी जा रहे हैं। बट अगर कोई भी कंडक्टर है, अगर आप उस कंडक्टर के एंड्स पॉइंट पे बैटरी लगा दें, क्या लगा दें? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव V वोल्ट की, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करने लगेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इधर मूव कर लेंगे, एक परफेक्टली डायरेक्शन, मतलब एक अच्छे बच्चों की तरह लाइन बना के चलेंगे ये, ठीक है ना। तो अब इस सिचुएशन में अब आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया तो इलेक्ट्रॉन जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं या अनुगमन वेग या अपवहन वेग बोलते हैं, और इसको हम v सफिक्स d से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v सफिक्स d से। d मीन्स ड्रिफ्ट, v मीन्स वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। अब इसमें देखो करना क्या है, तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो हम लोगों को लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। जब हमने किसी भी टाइप का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी पोटेंशियल हमने जब यूज नहीं किया था कंडक्टर के सिरों पर, तो उस सिचुएशन में जो सभी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ठीक है ना, उस सिचुएशन में जो सभी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अभी बताया था मैंने कि जब हम किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है? रैंडमली होता है, जिग जैग मोशन होता है, कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं XYZ। तो ऐसी सिचुएशन में जो एवरेज वेलोसिटी होगी, सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी जो है ना, प्रारंभिक वेग अगर हम u मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? u, ठीक है ना, मानते आए अपन 11th से, पता है प्रारंभिक वेग हम u मानते हैं और बाद वाला वेग हम लोग v मानते हैं, ठीक है ना। तो अगर प्रारंभिक वेग हम लोग u मान लें तो इसमें बहुत सारे, कोई भी छोटा सा कंडक्टर होगा, कोई भी छोटा सा तार होगा, उसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन सबका जो औसत वेग है, उन सबका जो औसत वेग है वो क्या होगा? 0 होगा। पहले इलेक्ट्रॉन का u1 मान लिया, वेक्टर लगा दो चाहो तो, दूसरे का u2 मान लिया, तीसरे का u3 मान लिया, चौथे का u4, ऐसे डॉट 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 n इलेक्ट्रॉन का मान लो कि n इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और n का डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, क्योंकि औसत वेग यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। और जब आपको पता है कि जब हम किसी भी टाइप का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं करते हैं तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁶ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी या स्पीड से मूव करते हैं। बहुत अच्छी खासी स्पीड है ये, ठीक है ना। तो अब इस सिचुएशन में हमने जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया या बैटरी लगाई, पोटेंशियल डेवलप किया इसके सिरों पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल भागते हैं। ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन जिस वेग से भागेंगे वो वेग क्या कहलाएगा? अनुगमन वेग कहलाएगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद अपन बात करते हैं विश्रांति काल की। किसकी बात कर लेते हैं? विश्रांति काल। विश्रांति काल क्या है? आपको पता ही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उल्टी सीधी डायरेक्शन में भाग रहे हैं, टक्कर भी होगी। अब कोई रूम है उसमें कुछ लोग उल्टी सीधी डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो आपस में टकराएंगे भी, तो टकराएंगे। तो ऐसे ही बताया है उन्होंने कि 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच, या कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, इतनी सिचुएशन में जो टाइम लगेगा उसको विश्रांति काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्रांति काल। विश्रांति काल होता क्या है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के मध्य लिया गया समय विश्रांति काल कहलाता है, और इसका ऑर्डर होता है 10⁻14 सेकेंड, यानी कि 10⁻14 सेकेंड का होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ। अब ये देखो, अभी क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन टकरा रहे थे, तो जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो उस 2 क्रमागत टक्करों के बीच की जो सीधी रेखा है, 2 क्रमागत टक्करों के बीच की जो सीधा गैप है उसको मुक्त पथ बोलते हैं। और सभी इलेक्ट्रॉनों के औसत की बात कर लें तो उसको बोल देंगे माध्य मुक्त पथ। क्या बोल देंगे? माध्य मुक्त पथ। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि 2 क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा सीधी रेखा में तय की गई दूरी, ध्यान सुनना, 2 क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा, 2 क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के द्वारा सीधी रेखा में तय की गई दूरी, सीधी रेखा में तय की गई दूरी जो होती है वो मुक्त पथ कहलाती है।
और सभी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तय की गई दूरियों का जो औसत है वो माध्य मुक्त पथ कहलाता है। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस डॉट 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 प्लस लैम्डा n बटे n। ये हो गया आपका माध्य मुक्त पथ। क्या हो गया ये? माध्य मुक्त पथ। और इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर, बहुत कम होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं अनुगमन वेग की। किसकी बात करते हैं? अनुगमन वेग की। ठीक है ना। अनुगमन वेग क्या है हम आपको बता ही चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है वो अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है। तो अब इसमें देखो करना क्या है। ऐसी सिचुएशन में हमने क्या मान लिया, देखो जब हमने विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया था तब इलेक्ट्रॉनों के वेग को हमने क्या माना था? u। अब हमने विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर लिया है, अब हम इलेक्ट्रॉनों के वेग को मान लेंगे v। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पे था u1 u2 u3 un और वहां मान लेंगे v1 v2 v3 vn ऐसे करके। ठीक है ना। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा, औसत निकालेंगे बेटा। किसी एक इलेक्ट्रॉनों का वेग, एक इलेक्ट्रॉन का वेग अनुगमन वेग नहीं कहलाएगा। सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत होगा, एवरेज होगा, तो उसको बोलते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के बाद पहले इलेक्ट्रॉन का वेग v1 मान लिया, दूसरे का v2 मान लिया, तीसरे का v3 मान लिया और चौथे का vn मान लिया। तो ये जो पूरा का पूरा होगा यही होगा अब अनुगमन वेग, यही होगा। समझ गए ना। इस हिसाब से याद रखना आपको। ओके। अब आपको पता ही है कि जैसे ही हमने यहाँ विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया था, जैसे ही यहाँ हमने विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया था तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत भागे। क्यों भागे? क्योंकि इन पे एक बल लगा। कौन सा बल लगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना F बराबर QE बल अनुभव करते हैं, इसीलिए ये भागते हैं। और Q है आवेश। आवेश किसका होगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का आवेश पे माइनस होता है, माइनस का आवेश होता है तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस का E। ठीक है ना। अब यहाँ देखो न्यूटन के दूसरा नियम लगा दो न्यूटन के सेकंड नियम से। न्यूटन का सेकंड नियम बेसिक क्या है अपना 9th 10th में पढ़ा होगा, F बराबर ma। हालांकि एग्जैक्ट ये नहीं होता, मतलब ये तो तब होता है, ये कांस्टेंट मास के लिए माना जाता है। ठीक है ना। चलो अपना बेसिक है। अब यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम क्या करेंगे, ma वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस ई वेक्टर। हमें a चाहिए, a वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा माइनस ई वेक्टर अपॉन पक्षांतर करना तो आता है। ये a क्या है? a है आपका त्वरण। a क्या है? त्वरण, एक्सेलरेशन। क्या है ये? एक्सेलरेशन। ठीक है। अब यहाँ देखो a पता चल गया। अब हमें गति के प्रथम समीकरण से बात करनी है। गति का प्रथम समीकरण होता है v वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका, v वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? v वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका u प्लस ए टी। ये आपका गति का दूसरा समीकरण है। ठीक है ना। ये गति का कौन सा समीकरण है? दूसरा समीकरण है। अब आप ध्यान दो जरा इस चीज़ को। अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये v1 हो जाएगा, ये u1 हो जाएगा। ठीक है। ये a सबका सेम होगा। a क्या है? त्वरण। सभी इलेक्ट्रॉन एक ही विद्युत क्षेत्र में गति कर रहे हैं तो सबका a सेम होगा। t टाइम था तो टाइम को हमने τ1 कर लिया। ये टॉ, कुछ लोग टॉ बोलते हैं इसको, कुछ लोग टाउ बोलते हैं। तो जो सिंबल है ना ये विश्रांति काल या समय को दर्शा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ t की जगह हमने टॉ कर लिया और पहले इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ τ1 कर लिया। दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो आपको पता है v2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा। तीसरे की बात करो तो v3 हो जाएगा। nवें इलेक्ट्रॉन की बात करें nवें की हो जाएगी तो vn हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखो एवरेज चाहिए हमें, ये देखो ये वाला एवरेज चाहिए।
तो ये जो v1 है ना, v1 की जगह क्या लिखोगे, ये u1 प्लस ए टाउ1, तो ये हो जाएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी u1 प्लस ए टाउ1 प्लस दूसरे का रखो u2 प्लस ए टाउ2 u3 प्लस ए टाउ3, ठीक है ना, और un प्लस ए टाउ n और बटे कितना n। अब u वाले एक तरफ कर लो, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un बटे कितना n। a वालों में से a ले लो कॉमन, तो अंदर जाएगा टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n बटे n। इसकी वैल्यू अभी अभी तुम्हें 0 बताई थी, इसकी वैल्यू देखो अभी अभी तुम्हें क्या बताई थी, 0 बताई थी। तो फिर आपका Vd कितना बच जाएगा, इसकी वैल्यू 0 कर लो और इसकी वैल्यू टाउ कर लो, टाउ इसकी वैल्यू क्या कर लो, मान लेना यहाँ पे चूंकि कर लेना, चूंकि ये 0 है ये टाउ, तो ये बच जाएगा a वेक्टर टाउ, ठीक है ना। a वेक्टर का ये वाला मान रख दो, कौन सा वाला, ये वाला, a वेक्टर का ये वाला मान रख दो, तो ये हो जाएगा आपका Vd वेक्टर बराबर माइनस ई वेक्टर टाउ बटे m। ये आपको याद रखना है, ये वेक्टर फॉर्म है, सदिश रूप है। अगर हम इसका परिमाण बताएं, क्या बताएं, परिमाण, तो आपको पता ही है परिमाण जो है ना पॉजिटिव होता है तो वेक्टर हट जाएंगे और माइनस भी हट जाएगा, तो ये इसका परिमाण हो गया। ये आपका फॉर्मूला आया किसका, अपवहन वेग का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने आपको ऐसे ओरल बताया हुआ है, आपके पास नोटबुक वगैरह या कॉपी बुक वगैरह हो उसमें से देख के विधि विधान से आपको समझना है। लैंग्वेज भी इसमें इन्वॉल्व करनी है, अगर हम लैंग्वेज इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो समय ज़्यादा जाएगा आपका, ठीक है ना। तो हमने एक डेरिवेशन पार्ट आपको समझा दिया है, इसको ध्यान से समझना और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताते रहना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को पूरा देख लिया करो, ठीक है ना, ताकि आपको घर बैठे बैठे तैयारी आपकी पूरी हो जाए। स्कूल कोचिंग सब बंद हैं, आपको तैयारी घर पे ही करनी है। और इसके बाद अपन बात करते हैं गतिशीलता की। तो जो गतिशीलता है ना उसकी जो परिभाषा है वो अपन ऐसे बता सकते हैं, गतिशीलता को म्यू से दर्शा लो, तो ये v सफिक्स d और e, v सफिक्स d क्या है आपका अपवहन वेग और e क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसकी वैल्यू रखो v सफिक्स d की, तो e टाउ बटे m बटे e, तो e से e कट जाएगा तो ये बचेगा e टाउ बटे m, ये हो जाएगा आपका म्यू, ठीक है। ये हो गई आपकी गतिशीलता, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और जल्दी से जल्द कल या परसों में इस चैप्टर को खत्म करा के इसके न्यूमेरिकल करा देंगे और अब अपन स्पीड से चलेंगे। आपको भी स्पीड से चलना है और रिस्पॉन्स अच्छा देना है। घर पे रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।